गुड मॉर्निंग। 7 मई है और हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। एक्चुअली हमारे पास दो एक्सरसाइज था, पेज नंबर 5 पे एस4 में और पेज नंबर 11 पे। तो पहले पेज नंबर 5 पे कुछ बच्चों का डाउट था, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला था क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन 1 कूलम चार्ज। देखो ये क्वेश्चन जितना भी 1 कूलम वाला है ना, ये फिजिक्स टीचर वगैरह का फेवरेट होता है। 1 कूलम चार्ज किसे बोले, तो आप देख लीजिए। आप या तो लिख सकते हो, फॉर्मूला जानते हो, Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है। तो ये 1 कूलम कब आएगा, ये 1 कूलम कब आएगा, जब यहाँ पे इस साइड का वैल्यू इनटू होके कितना आ जाए, 1 आ जाए, तभी तो ये पॉसिबल है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज 1 कूलम चार्ज, या एक फॉर्मूला ये भी है, V इक्वल टू W/Q। Q को यहाँ भेजो, क्या आ जाएगा, W/V। पोटेंशियल डिफरेंस में तुम पढ़े हो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू W/Q फॉर्मूला है। तो Q क्या होगा, W/V। तो 1 कूलम कब आएगा, जब 1 जूल वर्क हो और 1 वोल्ट कब। तो आप क्या करोगे, यही ना आएगा, 1/1 कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज 1 जूल, ये 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आप सिंपली इसमें लिखेंगे whenever 1 joule of work is done in bringing across a potential difference of 1 volt। जब 1 जूल काम करना पड़ेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। मेन फॉर्मूला पे कभी भी 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना है उतने से इंटू करो, डिवाइड करो। अगर इस फॉर्मूला को लगाओगे तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 से, या 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखो और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब देखिए ये -19 ये +19 कट गया, 1.6 कट गया, आया क्या चीज, 1 आएगा। तो वो थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है, इसलिए आप सिंपली ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, V इक्वल टू W/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q चला जाएगा ऊपर, W क्या हो जाएगा, V। अगर आप इसको निकालना है तो 1 जूल पर क्या हो गया, 1 वोल्ट। आप सिंपली लिख सकते हो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज सेड टू बी पास्ड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। दिखाएगा तो वीडियो से आप इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज होता है। बाय यूजिंग अ डैश placed in dash across a component, by using a potential difference is measured in volt। पहले यूनिट लिखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी। by using a voltmeter placed in parallel across a component, वहाँ पे क्या लिखना है, पैरेलल across a component। अब पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है, वो आज ही आपको वीडियो में आगे पता चलेगा पैरेलल सीरीज क्या है। आप उसको अभी थोड़ा सा होल्ड पर रखिए कि वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं, एमीटर कैसे लगाते हैं, वो समझाएंगे आपको। उसके बाद जो डाउट है आपका वो है 16 का ही, स्टेट वेदर अ वोल्टमीटर है हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, क्यों, तो इसे हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इसके लिए बोला ना मैंने कि थोड़ी देर में वीडियो बनाते हैं उसको बता दें। इसके लिए पहले ना हमको वो बताना पड़ेगा कनेक्शन कैसे होता है, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 3 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देख लो बाबू, 22 में 3 2 वोल्ट का सेल है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 2 3 6, सीरीज में है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे ना, तो ये ऐड हो गया 6। एंड यूज्ड एज अ बैटरी इन अ सर्किट। बैटरी आप जानते हो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल को जोड़ते हो तो बैटरी बोलते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल ऑफ बैटरी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 का 2 वोल्ट, 3 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो आंसर देख लो, मे भी 6 होगा। हाउ मेनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल। अब देखो, जब एक सेल लोगे तो वोल्टेज क्या होगा, 2, कितना, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को पास करने में 2 वोल्ट से, और दूसरी बार में बोला है
कितना वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम्ब चार्ज को पास करने में तीनों सेल से। तो 3 सेल मतलब कितना वोल्ट, 6 वोल्ट। ध्यान से सुनो, पहले बोला कि जब एक सेल लगाएंगे तब 1 कूलम्ब चार्ज को पास करने में कितना जूल, जूल में ऐसा यूनिट किसका होता है, वर्क डन का होता है, इसलिए ऐसा यूनिट जरूरी है समझना। वर्क डन निकालने बोला और यहाँ 6 वोल्ट बोला, वर्क डन निकालने बोला 1 कूलम्ब। आप देखिए सिंपली आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है जी। तो W क्या हो जाएगा, V इंटू Q। V कितना है 2, Q कितना है 1, कितना जूल काम करना पड़ेगा 2 जूल। यहाँ पे देख लो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। W क्या है, V इंटू Q। V कितना है 6, Q कितना है 1, कितना वोल्ट आ गया, और जूल ना 6 जूल। ये है 22 नंबर। इजी था कि हार्ड है, हार्ड है बहुत। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट 23 नंबर, यहीं पे ये भी हो जाएगा। The atom of copper contain electron and the atom of rubber also contain electron। कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन है, रबर में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन है और रबर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तुमने पढ़ा है कि जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। आपके बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इतना सारा एलिमेंट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। वुड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, रबर में, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी नहीं है, इसलिए उनसे मैं करंट नहीं मारता। Then why does copper conduct electricity but rubber does not conduct electricity? वही है, because the copper is having free electron and current only passes when there are free electrons in any conductor। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी पास करेगा। तो इसको किससे पास करेगा, कॉपर से कि रबर से, कॉपर से पास करेगा। लिख दोगे कि करंट ओनली passes whenever a free electron is present in any substance। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। देखो जी, मिली एम्पियर बाबू ऐसे लिखा रहेगा, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कैसे तुम पढ़ते हो, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर पढ़ते हो ना, तो क्या पढ़ते हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और हर सेंटीमीटर में 10 mm। तो टोटल ये कितना आ गया, 1 मीटर में 1000 mm आता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 mm में क्या होगा भाई, तो इस 1000 को नीचे लेके जाओगे, 1/1000 लिखे, नीचे अगर ये रहा 10 टू द पावर 3 रहा 1 mm में, अगर यही ऊपर चला गया 10 टू द पावर -3 मीटर इक्वल टू 8 mm। तो वैसे मिली एम्पियर बोला, जब मिली एम्पियर बोलेगा तो 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 10 टू द पावर -3, ये छोटा होता है। और ऐसे एक जगह आएगा माइक्रो एम्पियर, ऐसा लिखा रहेगा, ध्यान देना, सिंबल ऐसा रहेगा, इसका मतलब है माइक्रो एम्पियर, इसमें होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। और अगर कहीं ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब है मेगा एम्पियर, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 6 एम्पियर प्लस में, कैपिटल एम मेगा एम्पियर, स्मॉल एम मिली एम्पियर। अगर ऐसा दिया या इसी को माइक्रोन पढ़ते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर तो कितना हो गया, 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ये वैल्यू होता है। तो शायद 8 नंबर में यही पूछा होगा, एक बार माइक्रो एम्पियर और एक बार क्या चीज, मिली एम्पियर। चलिए, और तो आपने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं बीच में, डाउट सीधे चले गए आप। 34 और 35 आपका डाउट है, पता नहीं सब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। डाउट तो 4-5 का ही आता है, बीच में एग्जाम्पल में जो भी क्वेश्चन है सैंपल प्रॉब्लम करके वो सब भी सॉल्व करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे अंतिम में उतना कम मेहनत करना पड़ेगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर, क्वेश्चन नंबर 34 को देखें अगर हम लोग, एन इलेक्ट्रिक हीटर, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 34, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट मेन सप्लाई। मैंने हमेशा आपको न्यूमेरिकल में बोला है, सबसे पहले गिवन लिखा कीजिए। सीबीएसई बोर्ड में अगर आप ये लिखते आपको कुछ नहीं आता, हर क्वेश्चन में ये भी भर देते तो आधा नंबर आपको देगा, तो मे भी चांसेस है कि आप पास कर देंगे। तो एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, तो वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट। अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू द हीटर, करंट कितना एम्पियर
8 एम्पियर पास कर रहा है। हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट ईच सेकंड, हर सेकंड में, हर एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट से। अब देखो भाई, तुम पढ़ते हो I इज इक्वल टू क्या चीज, Q बाय T। अगर मुझे Q चाहिए चार्ज तो क्या होगा, I इंटू T। I कितना है, T कितना है, तो कितना कूलम हो गया, 8 कूलम हो गया। ठीक है, 8 कूलम। शायद आपका आंसर भी ये देख लीजिएगा 34 का बी। नहीं समझ में आया जी लिसो? हाँ। क्या बोला, वोल्ट का कोई, अरे अगले क्वेश्चन में वोल्ट का यूज होगा, अभी जो बी पार्ट है वहां वोल्ट का यूज होगा। देखो, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर ईच सेकंड। हाउ मच एनर्जी, इट मींस कि तुमसे वर्क डन पूछा है, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल है, वर्क डन का भी ऐसा यूनिट जूल है, हीट का भी जूल है, तो तुमसे W पूछ दिया। अब तुम जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q। अगर W चाहिए तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q। W की जगह W, V की जगह 230, Q की जगह चार्ज कितना था वो 8। अच्छे से घर में इंटू करके लिख लेना जितना भी आ रहा है, समझ में क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नहीं आया जी। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकंड। टाइम दिया है कितना सेकंड, 1 सेकंड। कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा पर सेकंड, पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट दिया हुआ आपको कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। देखो बाबू, सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तुमसे पूछ रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला था। Q था चार्ज, N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E था चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरे पास Q है कहाँ, तो Q किसके हेल्प से निकालेंगे, I और T के हेल्प से। आप फॉर्मूला जानते हो, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाय Q इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू पूरा मिला के 9 फॉर्मूला पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी, और पूरे फिजिक्स का मिला के टोटल 13 फॉर्मूला पड़ता है, 13 या 14 फॉर्मूला। इतना बस याद कीजिए, सारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल बन जाए। और याद क्या कीजिए, बनाते बनाते नहीं पढ़ो डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब Q की जगह Q, I कितना है 5, टाइम कितना है 1, ये कितना कूलम हो गया 5 कूलम। पुट करेंगे इधर, और क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल टू N इंटू E। Q की जगह 5 कूलम, N मेरे से पूछा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है क्या। अब 5 इधर है, ये इंटू में तो नीचे आके डिवाइड होगा भाई, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इक्वल टू है। पावर इसको हटाइए तो ये ऊपर गया, कट कीजिए, 8 दूनी 16, ये कितना आ गया 25 आ गया। ये पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25/8 गुना 10 का पावर 19 इक्वल टू है 25/8 डिवाइड कर लो, ये क्या आ गया 8 या 24, 3.125 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स है क्या। आंसर देखो है, ओके समझ में आया जी। पॉइंट को 31.25 करके इसको 10 का पावर 18 लिखा हुआ, उससे ज्यादा स्टैंडर्ड हम ही लिखे। हमेशा एक डेसिमल के बाद दिया जाता है, हर एक अंक के बाद। मेरा ज्यादा स्टैंडर्ड है उसके कंपैरिजन में, वो 31.25 लिखा है। चलिए, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज आपका एंड हो गया। अब आगे ओम्स लॉ वाले में हमें ग्राफ वेरीफाई करना था, फिर ओम्स लॉ का अथी करना था, बताना था। कल फैक्टर्स लगता है पढ़ गए और रेजिस्टिविटी वगैरह बताएंगे। थोड़ा चलते हैं इसकी, और फिर इसके बाद क्योंकि एक्सरसाइज है तुरंत लगे हम, जैसे ओम्स लॉ का खत्म होता है वहाँ भी 34-35 क्वेश्चन है। अभी उसको स्टॉप कर रहे हैं, अभी उसको नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आज बना के आना। गुड मॉर्निंग। हम लोग फिजिक्स के पार्ट 4th वीडियो में कुछ जो टॉपिक है उसे मैंने लेफ्ट साइड लिखा है, हमें ये सारा टॉपिक आज कवर करना है।
लास्ट वीडियो जब बना तो उसमें कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर बहुत बेटर तरीके से समझ भी आ गया और वॉइस भी सही आ रही। चलिए होप सो कि आगे भी आपको आए। देखते हैं हम लोग, पहला टॉपिक हमारा ग्राफ बिटवीन V एंड I। इससे रिलेटेड 2018 में और 20 में दोनों में 2 मार्क्स का एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड। जरा देखें कि क्या है ये V और I का। आपने ओम्स लॉ में पढ़ा क्या था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। जितना टाइम्स V बढ़ेगा उतना ही टाइम्स क्या बढ़ेगा, I बढ़ेगा। तो सेम वैसे हम लोग जरा इस ग्राफ को वेरीफाई करें। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन देता है। एक क्वेश्चन तो ये रहेगा कि आपको ग्राफ दिया रहेगा और उसके बाद आपको बोलता है कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। और दूसरा क्या होता है कि आपको मैं बताता हूँ चार्ट वाइज देके वैल्यू दिया रहेगा और ग्राफ बनाना है। इस पे देखो आप V है और V पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर किस में करते हो, वोल्ट में, और इधर I करंट है और इसको मेजर किस में करते हो, एम्पियर। ठीक है, देखिए हम लोग ये अगर 0 है तो सपोज करो कि आपको करंट दिया हुआ यहाँ पे 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, देन 6 एम्पियर एंड सो ऑन 10 एम्पियर। ठीक है, उसी तरीके से वोल्टेज आपको दिया है 8 वोल्ट, देन 16 वोल्ट, देन 24 वोल्ट, सो ऑन 48। ठीक है, ऐसा आपको दे। अब देखो जब आप इस वैल्यू को लोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ग्राफ जो आएगा ये कैसा आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, ग्राफ जो आएगा लीनियर आएगा। जैसे ही V प्रोपोर्शनल टू I होगा, इट मींस कि जितना टाइम्स I बढ़ रहा है उतना टाइम्स क्या बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है। या फिर अगर ये घटेगा तो ये वाला भी क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए ग्राफ जो आएगा ये लीनियर आएगा, इट मींस कि स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो आपको क्या करेगा, ऐसा ग्राफ दे देगा और आपको बोलेगा या ऐसा ग्राफ देगा या इस टाइप से वैल्यू लिख के दे देगा। ये V और I का, सपोज V यहाँ 8 वोल्ट है तो ये 2 एम्पियर, देन ये 16 तो ये 4 एम्पियर, देन वो 24 तो ये क्या चीज है, 6 एम्पियर, देन ये 48 नहीं 40, देन ये 40 ये आपको 10 एम्पियर दे देगा। ऐसा वैल्यू दे दिया और आपको बोला कि आप रेजिस्टेंस निकालें। या तो आपको यही लिख के देगा और बोलेगा रेजिस्टेंस निकाल ले, या आपको ये दे देगा और बोलेगा रेजिस्टेंस निकाल ले। जरा सा आप वर्ड पढ़ोगे उसमें क्वेश्चन में क्या है। अगर उसने पहले बोल दिया कि द अबव ग्राफ एक्सप्लेन्स द ओम्स लॉ, जब ये ओम्स लॉ को अगर एक्सप्लेन करेगा तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो ग्राफ भी ना बाबू 2 तरह का होता है, एक या रेजिस्टेंस भी जो होता है ये 2 तरह का है। एक सबसे फर्स्ट वाला हमारा होता है ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस हम लोग उसे बोलते हैं जो ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका कॉपर का वायर, एल्युमिनियम वायर, ये सब। और दूसरा क्या चीज है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मतलब वो है कि जिसमें आप ओमिक रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। इट मींस कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो इसमें क्या चीज होगा, वोल्टेज भी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना मींस जिस अगर ये 2 टाइम्स तो ये भी 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स तो ये 4 टाइम, ये 8 टाइम तो ये 8 टाइम, ये हाफ तो ये भी हाफ। जो सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वोल्टेज और करंट के बीच में जो होगा, इसे हम लोग बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। इसका एग्जांपल कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, सिल्वर वायर, ये सब। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वो है कि V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अगर ये बढ़ेगा 2 टाइम्स तो हो सकता है ये 1 टाइम ही बढ़े, पॉइंट में ही बढ़े, तो इसको बोलते हैं नॉन ओमिक। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल है मैग्नीन वायर, एक तरह का एलॉय होता है। ठीक है, एक तरह का एलॉय होता है। एलॉय का हिंदी मिश्र धातु आप जानते हो, 2 या 2 से ज्यादा मेटल से जो बना हुआ चीज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो इसीलिए एलॉयज का एक एग्जांपल मैग्नीन वायर, ये सब नॉन ओमिक होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है कि द अबव ग्राफ्स वेरीफाइज ओम्स लॉ, जब उसने बोल दिया कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है, मींस आप एक जगह रेजिस्टेंस निकाल दोगे तो बाकी सबके लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग करंट बढ़ रहा है उसी को अकॉर्डिंग क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है।
और जब करंट वोल्टेज सेम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होता है। तो ओम्स लॉ में फिक्स है कि रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जरा आप चेक कीजिए इसी को, आप देखिए, आप जानते हो करंट, आपने पढ़ा ओम्स लॉ फार्मूला V = I है। अगर मुझे फर्स्ट केस में चाहिए तो मैं लिख सकता हूं V1 = I1 × R1 लिख सकता हूं। अब अगर R1 मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, V1/I1। जरा देखो V कितना है, 8 वोल्ट। देखो करंट कितना है, 2 एम्पीयर है, = R1। कट कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 4 ओम। R1 कितना आया आपका, 4 ओम। जरा फिर आप सेकंड का देखो करके, इससे भी करोगे सिमिलरली जैसे इसे किया। R2 = क्या हो जाएगा बाबू, V2/I2, वोल्टेज 2 करंट 2। अब V2 क्या चीज है, 16 वोल्ट। I2 क्या है, 4 एम्पीयर। कट होगा, ये कितना ओम आ गया, 4 ओम। जरा आप देखो सेम आया कि नहीं आया, सेम आया। ऐसे ही इसका आप कर लो, R4 = V4/I4, इट मींस 40/10, ये कितना आ रहा है, 4 ओम। तो आप फिर से देख लीजिए, तो जैसे ही ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा ये रेजिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। तो मैंने देखा था 2018 का, जब सीबीएसई का कॉपी चेकिंग करने में गया बिहार से, तो वहां का कंडीशन ऐसा ही था। वहां मैंने देखा कुछ बच्चों ने, उन्होंने पढ़ लिया ऊपर कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है, तो उन्होंने आंसर में क्या लिखा था, सिंस द रेजिस्टेंस इज ओमिक इट मींस कि इट वेरीफाइज ओम्स लॉ, hence its value will be always same। और उन्होंने एक जगह निकाला और बाकी जगह लिख दिया सिमिलरली R1 R2 R3 R4 R5 एंड R6 ऑल आर हैविंग द सेम रेजिस्टेंस वैल्यू। 2 आंसर आ रहा था वहां, ठीक है, 2 आंसर आ रहा था उस रेजिस्टेंस का, उन्होंने लिख दिया। और कुछ जो बेवकूफ थे उन्होंने हर बार निकाला, तो उतना टाइम टेकिंग आपका बेकार में होगा सीबीएसई में। तो सबसे अच्छा है कि आप उसके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। तो आपने देख लिया कि ग्राफ बिटवीन D एंड I, जब भी V और I के बीच का ग्राफ होगा और अगर ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा तो ये ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा। जितना टाइम करंट बढ़ेगा उतने टाइम क्या बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। और साथ में इस ग्राफ के हेल्प से भी, अब जैसे देखो अगर तुमको ये नहीं देता चार्ट, तो ये था तुम्हारा I1, ये V1, V2 I2, V3 I3, V4 I4, तो उससे भी तो हम लोग निकाल सकते थे रेजिस्टेंस को, या आपको ये दे या फिर ये दे, दोनों में से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए जरा सा मैं अब इधर से इससे रब करूं। एक टॉपिक हमारा एंड हुआ यहाँ पे, इसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक की ओर देखें। सेकंड टॉपिक है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। अब देखो, अभी मैंने आपको वो सीरीज और पैरेलल नहीं पढ़ाया कि सीरीज में कनेक्शन कैसे करते हैं, पैरेलल में कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब वो अभी आया भी नहीं टॉपिक, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, आगे है। मैंने आपको ये बोला है कि कभी भी ऐसा रहे फिगर तो इससे करंट पास नहीं करेगा। हमेशा ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये प्लस और ये माइनस, तो कभी भी एक सेल का दूसरे सेल के पॉजिटिव से अटैच रहना चाहिए, तभी इससे करंट फ्लो करेगा। आपको पूरा सर्किट बना के दे देगा और बोलेगा इससे कितना करंट फ्लो करेगा आप बताइए, और रीडिंग में ऑप्शन में एमसीक्यू में दिया रहेगा, और तुम तो अच्छे से V और I करके निकाल लोगे वैल्यू, जबकि मेनली तुमको यहाँ चेक करना है कि ये ज्वाइन है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट, ये एमीटर है, यहां पे रेजिस्टेंस मतलब कोई एप्लियंस है, बल्ब है, और पैरेलल में हमेशा लगा हुआ होता है वोल्टमीटर। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं या रिहोस्टेट बोलते हैं। मैंने सिंबल पढ़ाया है, वहां था ही वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। कारण क्या, स्विच ऑन नहीं है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। या तो ऐसा दिया रहेगा स्विच, या इस टाइप का दिया। अभी ये स्विच ऑन नहीं, करंट कभी भी जंप मार कर नहीं जाएगा, वो हमारे ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं, उसे कंटीन्यूअस फ्लो चाहिए। अगर ये ज्वाइंट रहता तो करंट फ्लो करेगा, ज्वाइंट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ, इसे ना हम लोग ओम्स लॉ एपैरेटस बोलते हैं। ओम्स लॉ एपैरेटस क्या, ये रिहोस्टेट है। रिहोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस।
और ये आपका क्या है, बैटरी है। क्यों, एक से ज्यादा सेल है इसलिए बैटरी। ये अमीटर, ये कोई आपका एप्लियंस था, बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी हो, ये आपका क्या चीज, वोल्ट मीटर। तो चलिए जरा देखते हैं हम लोग होता क्या है जब आप फिजिक्स लैब में जाओगे। मैंने इस बार भी बच्चों को बताया था, इससे हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ apparatus। इसके अंदर क्या होता है, ये जो रिवर्स्टेट है, जैसे आपके स्टेबलाइजर में होता है ना, मूव करने के लिए वो 1 2 3 4 पे आप उसके घुमाते हो, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके हेल्प से रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से रीडिंग निकालते हैं। इसमें करना क्या होता है, जैसे ये वी आई का ग्राफ आपको पता है ओम्स लॉ में है, और वी निकालते हैं किसमें, वोल्ट में, और आई निकालते हैं किसमें, एम्पियर में। आपको क्या करना है, पहले इसे एक नंबर पर डालना है, जो एक नंबर पे। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इसका देखिए, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। अगर ये 2 ओम तो ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। लेकिन ये वेरिएबल रिवर्स्टेट का मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट मींस कि इफ इट इज 2 ओम देन इट मे बी 3 ओम, 1 ओम, 5 ओम, कुछ भी हो सकता है किसी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आप उसको 1 पे लगाओगे तो आप वोल्टेज और करंट को मेजर कर लोगे। सपोज करो कि वोल्टेज आपका आया कि ये 0.5 वोल्ट था और करंट आपका आया 0.25 एम्पीयर। एमीटर आपको पता है करंट का रीडिंग देगा और वोल्टमीटर आपको पता है कि वोल्टेज का रीडिंग देगा, तो वहां से आपको पता चलेगा ही। अच्छा, इसको ऐसा क्यों कनेक्ट किए, ये आगे जिस दिन हम लोग कनेक्शन पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल का, ये मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, एमीटर का लो रेजिस्टेंस क्यों होता है और वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है। ये 4 क्वेश्चन अभी एक और क्लास के लिए थोड़ा कर जरा। चलिए देखिए, तो फर्स्ट पे आपने रीडिंग ले लिया, अब आप उसको घुमाओगे तो ये कहाँ होगा, सेकंड पे या थर्ड पे चला गया। आपने वहां रीडिंग लिया, आपने देखा ये 4 टाइम्स बढ़ गया, 2 वोल्ट हो गया, तो ये भी 4 टाइम्स बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 एम्पीयर हो गया। फिर आपने यहाँ से रीडिंग हटा के डायरेक्टली लास्ट का, कभी भी हम लोग जब भी प्रैक्टिकल करते हैं 3 कम से कम रीडिंग लेना होता है। तो थर्ड पे आपने किया तो पता चला ये क्या हो गया कि यहाँ से 16 वोल्ट हो गया, 8 टाइम्स बढ़ा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 एम्पीयर। अगर ओम्स लॉ को ये वेरीफाई कर रहा है तो जिस अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज बढ़ रहा होगा तो उसी के हिसाब से क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ते जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। अगर ये रीडिंग सेम रेशियो में आया, ये 4 टाइम्स तो ये भी 4 टाइम्स, ये 8 टाइम्स तो ये भी 8 टाइम्स, इट मींस कि ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। तो यही वो ओम्स लॉ apparatus है, हर स्कूल के लैब में ये पढ़ा हुआ है। पता नहीं आपके स्कूल में है कि नहीं, लेकिन हमारे बालिका विद्यापीठ में ये मौजूद है, वहाँ हम लोग करवाते भी है। तो ये आपका रहा किस चीज का, तो एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो 2 टॉपिक हमने पढ़ लिया, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई और एक्सपेरिमेंट वाला पढ़ लिया। ठीक है, आपको पता ही है कि इससे क्वेश्चन होता है तो आप उसको सॉल्व करोगे। एस चांद का एक्सरसाइज बनाइए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया। कुछ टीचर्स का कहना है कि जिनके पास अपना कॉन्सेप्ट नहीं होता वही एस चांद से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा कहना भाई अपना कॉन्सेप्ट मैं अपने माइंड में रख के क्या करूँ, मुझे बच्चों को देना है, और बच्चों को देना है तो मैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग बच्चों का माइंड सोचूं तो कभी पॉसिबल नहीं। इसीलिए अगर आप इसको लाइन बाय अगर इसका सारा क्वेश्चन कर लीजिए तो गारंटी है इतना प्रैक्टिस करवाता है क्वेश्चन का कि आपका माइंड खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, क्रिकेट मैच जो खेलते हैं लोग उनको बस कोच ये माइंड में नहीं देते कि आप दिन भर ऐसा शॉट मारोगे, ये अपर कट होगा, ये यहाँ से क्या होगा कि दिल स्कूप होगा, ये सारा उसको दिन भर प्रैक्टिस करवाया जाता है। सेम चीज है, अगर आपको ये भी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, आपको इसको प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस चाहिए, तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग गए किस पे, रेजिस्टिविटी पे। तो जरा आप रेजिस्टिविटी को देख लेंगे क्या, इसका भी हम लोग 4-5 पॉइंट पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला कि हमेशा 4-5 पॉइंट अगर आप किसी चीज का पढ़ लीजिए तो वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। सबसे पहला रेजिस्टिविटी है, it is the amount of resistance in a wire having 1 meter length and 1 meter square cross sectional area। अगर सपोज कीजिए कि ये अगर एक क्या रहता, वायर रहता, मान चलो ये वायर होता, ठीक है, तो अगर ये वायर 1 मीटर लंबा है
और 1 मीटर स्क्वायर इसका ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर 1 मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर लंबा किसी वायर में कितना रेजिस्टेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, जरा ध्यान से। चलिए जो रेजिस्टिविटी देख रहे थे, रेजिस्टिविटी था क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ वायर, एक तार के अंदर कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी सब्सटेंस में कितना रेजिस्टेंस होगा एक वायर के अंदर जब वो वायर 1 मीटर लंबा हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। इट मीन्स बाबू ये तो फिक्स होगा, ये लगभग क्या होता है, फिक्स होता है, बस एक दो फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। अब रेजिस्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं इससे, ऐसा या ऐसा भी दिखेगा आपको, इसको रो पढ़ते हैं, RHO रो, ठीक है, डिनोट इससे करते हैं। अब देखिए आपने कल आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ पे, आपने पढ़ा था ये फर्स्ट टॉपिक। और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन क्या चीज A। अगर इस साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट डालना पड़ता है, वही कांस्टेंट ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, R इक्वल टू L/A। तो फार्मूला जब भी रेजिस्टिविटी निकालना हो आपको यही लगाना पड़ेगा। तो फिर से सुनिए, रेजिस्टिविटी था क्या, ये कितना रेजिस्टेंस होगा, सिंपली एक मतलब उतना माइंड नहीं लगाना, सिंपली सोचो 1 मीटर लंबा कोई तार रहे और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर रहे, तो इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। डिनोट करते हैं रो से, R इक्वल टू क्या, और ये क्या होता है बाबू, जनरली ये कांस्टेंट होता है, इसलिए आपके बुक में देखोगे आप कि आपके बुक में इसका एक पूरा डाटा चार्ट दिया होगा, पेज नंबर 23 पे पूरा एक चार्ट दिया होगा, रेजिस्टिविटी किसका किसका है, कितना है। तो अगर ये कांस्टेंट एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट रहता है, तो देखिए लिखा भी है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टिविटी होगा, ये सारा आपको बताया हुआ है, ठीक है, S4 में पेज नंबर 20 पे। जिसके पास न्यू बुक है, ओल्ड बुक वाले का नहीं पता मुझे। तो चलिए आपने पढ़ा, आपने देखा था रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उस दोनों को फर्स्ट सेकंड से हमने किया तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गया क्या, L/A। अब जब ये साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालते हैं, उस कांस्टेंट का नेम क्या है, रो। R यहाँ पे किसको दिखा रहा है, रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, और आपको पता है कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम, है ना। रेजिस्टिविटी ये कि रो किसको दिखा रहा है, रेजिस्टिविटी को, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो आता है ओम मीटर। कैसे आएगा मैं बताऊंगा। लेंथ L से तो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। लेंथ आप जानते हो मीटर में निकालते हैं। एक क्या चीज है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया नहीं, एरिया तब तो ये सिलेंडर बन जाएगा पूरा का पूरा तार। क्रॉस सेक्शनल एरिया, साइड से देखने पे जो ये सर्कल दिखता है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। अब जरा सा गौर कीजिएगा, अगर यहां से आपको रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट निकालना हो तो आप क्या करोगे, रेजिस्टिविटी मिल रहा है इधर है, नीचे का A कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये लेंथ जो रेजिस्टिविटी के साथ इंटू है यहाँ, अगले स्टेप में R इंटू A अपॉन क्या हो जाएगा, L। अब देखो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का क्या है, मीटर है। मीटर से ये स्क्वायर कटेगा, क्योंकि इस मीटर स्क्वायर को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर इंटू मीटर, बिल्कुल बेस सेम होता है, पावर जो ऐड होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि ये कट जाएगा, इसे हमने रो बोला। तो रो हमारा क्या आ गया, सिंपली ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर, यही इसका ऐसा यूनिट है। तो मैंने रेजिस्टिविटी का आपको ये 3-4 स्टेप्स बता दिया, आगे न्यूमेरिकल भी इसी पे हम लोग बनाएंगे। कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है जरा ये देख ले। अब देखिए भाई, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहला आप निकालो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता था क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता था टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता था नेचर ऑफ मटेरियल पे। 4 फैक्टर आपने पढ़ा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। और यहाँ भी रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब देखो भाई, रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पे, लेकिन तुमने अभी देखा रेजिस्टिविटी में लेंथ फिक्स है कितना मीटर, 1 मीटर। तो भाई जब ये कांस्टेंट है तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं,
नेक्स्ट आपने देखा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मीटर फिक्स है 1 मीटर स्क्वायर, तो इस पे डिपेंड करेगा नहीं, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है किस पे, या तो टेम्परेचर पे या किस पे, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे। अच्छा वायर लोगे, वही चार्ट आप देखो पेज नंबर 23 वाला जो है, अगर आप अच्छा वायर लोगे सिल्वर, उसका रेजिस्टिविटी देखिए बहुत कम रेजिस्टिविटी है। उसके बाद अल्युमिनियम, ये कॉपर कम, अल्युमिनियम कम। आप चले आइए इंसुलेटेड इबोनाइट रॉड वगैरह, सबसे लास्ट नीचे में देखोगे 10 टू द पावर 15 है उसका, और कहाँ कॉपर का 10 टू द पावर -8 था। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है दो ही फैक्टर्स पे, पहला किस पे, टेम्परेचर पे, और दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, तो दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्यों? क्योंकि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसमें क्या चीज है, कांस्टेंट है। अब ध्यान दोगे पेज नंबर 24 जो है का, ये पैराग्राफ बहुत जबरदस्त दिया हुआ है, 3 मार्क्स का इससे रीजन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। वहां क्या बताया वो आप देखिए। हीटिंग, एक क्वेश्चन तो यहां से ये आता है, व्हाई हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लियंस आर मेड फ्रॉम एलॉयज रेदर देन प्योर मेटल। अच्छा, हम लोग जैसे कि वायर वगैरह होता है तो आयरन का क्यों नहीं बना लेते हैं, क्यों हम लोग इसको एलॉय बनाते हैं? एलॉय बनाने का 2 रीजन है। सबसे पहला कि ये जो एलॉयज है, एलॉय बनाने के बाद रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। आपको पता है मेटल वो होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एक लिमिटेड रहेगा, लेकिन एलॉय बनाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे आप आयरन का देखिए, लोहा का जो मेल्टिंग पॉइंट आयरन का है वो 1535 डिग्री सेल्सियस का अराउंड है, लेकिन जब स्टील का आप देखते हो, उसी आयरन के हेल्प से हमने स्टील बनाया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इट मीन्स कि अगर हम एक मेटल के जगह पे अगर उसका एलॉय यूज करें तो गारंटी है कि एलॉय कुछ फर्दर स्पेसिफिकेशन कुछ अच्छा देगा और बिहेवियर मेटल से। तो सबसे पहला है कि रेजिस्टिविटी एलॉयज का बहुत हाईयर होता है किसके कंपैरिजन में, प्योर मेटल। जब रेजिस्टिविटी हाई होता है इट मींस कि रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस हाई है क्योंकि तुम जानते हो रेजिस्टिविटी होता ही क्या है, रेजिस्टेंस कितना होगा एक तार में है। तो जब रेजिस्टिविटी हाई है इट मींस कि रेजिस्टेंस हाई है, और जब रेजिस्टेंस हाई है तो वो हीटिंग इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा उसको रेजिस्ट रोकेगा। जहां रोकने की पॉलिसी आई, जहां फ्रिक्शन होगा वहां हीट पैदा होगा। तो आपके जो रूम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, वाटर हीटर, इन सब में जो वो वायर दिया गया होगा अंदर, वो किसका बना हुआ है, मेटल का ना बन के एलॉयज का बना हुआ है। दूसरा, ये ऑक्सीडेशन नहीं होता जल्दी, मेटल ऑक्सीडाइज कर जाता है। आप देखते हो लोहा को रखोगे जंग लग जाएगा जल्दी, स्टील उसके कंपैरिजन में बहुत कम जंग लगता है। बर्तन वगैरह को देख लीजिए, घर में स्टेनलेस स्टील है उसमें तो जंग ही नहीं लगता बहुत दिनों तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है, तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बहुत लो होता है, इंसुलेटर का बहुत हाई होता है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, घटते जाता है। क्यों? देखिए, मैं सेमी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, जरा मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं क्लीन हो जाएगा। मैं सेमी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। सपोज करो कि ये सिलिकॉन का वायर, पहले इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर, मैंने अब टेम्परेचर बढ़ाया, इसको बंसन बर्नर के ऊपर रख के टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, हीटअप किया, ठीक है। अब जब मैंने इसको हीटअप किया तो कल मैंने आपको बताया था कि जब ये हीट होगा तो इसको पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगेगा। और करंट को क्या चाहिए, करंट इसके पास क्या फ्लो करवा के जल्दी देगा। कम टाइम में अगर ये बहते चला जाएगा इट मींस करंट ज्यादा फ्लो करेगा। और आप जानते हो ओम्स लॉ से V = IR, I = V/R। अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम। और अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि रेजिस्टेंस = ρ × L/A। अगर मुझे चाहिए रो तो ये होगा R × A/L। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सामने सामने है। तो आपने देखा कि अगर सेमीकंडक्टर को हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं, हीट दें, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर बढ़ जाता है। और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किसी में होगा उतना फास्ट इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो करंट जल्दी पास करेगा। इट मींस करंट का वैल्यू हाई होगा। जब करंट का वैल्यू हाई होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, लो होगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर लो होगा तो रेजिस्टिविटी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये आपको बताना है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जब कभी भी सेमीकंडक्टर अगर आप हीट करोगे कंडक्टर को, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी लो होता है, लो ही रहेगा। इंसुलेटर को हीट करोगे, उसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई है तो हाई ही रहेगा।
सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी बीच में रहता है, ना कंडक्टर जैसा लो ना इंसुलेटर जैसा हाई, बीच में मॉडरेट। तो ऐसे में इसको टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर देने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, करंट फास्ट में पास करेगा। करंट अगर इसमें फास्ट में पास करेगा तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो रेजिस्टिविटी का भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टिविटी डिपेंड, तो आप बोलोगे रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, कैसा नेचर है, कैसा आपने मटेरियल लिया, सिल्वर लिया तो बहुत कम रेजिस्टिविटी, कॉपर लिया तो उससे थोड़ा ज्यादा, अगर आपने एल्युमिनियम लिया उससे और ज्यादा, आपने वुड ले रखा है तो पूरे रेजिस्टिविटी हाई, उससे करंट पास ही नहीं करेगा। दूसरा ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ना मेटल डिपेंड करेगा ना नॉन मेटल, या फिर कंडक्टर इंसुलेटर डिपेंड नहीं करेगा, मेन करता कौन है, सेमीकंडक्टर करता है। तो आज मैंने यहाँ तक बताया, पेज नंबर 24 तक का आपका थ्योरी पार्ट सारा एस चार्ट वगैरह से खत्म हो चुका है। अब उसके आगे न्यूमेरिकल्स है, फिर से अब 2 एक्सरसाइज है। आज की वीडियो के बाद आपके पास एक दिन का टाइम बचता है। आपको मैंने बोला कि आप ग्रुप में, जो ग्रुप है 10A B C D जो भी है, इस ग्रुप में ही आप क्या करो कि क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर ये सारा मेरा डाउट है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम रेजिस्टेंस को अरेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद शायद होप कि 3 क्लास आगे 3 क्लासेज में ये एंड हो जाए चैप्टर। ओके, तो आज के लिए इतना, जय हिंद।